मुगल काल का एक ऐसा किरदार जिसके जीवन के कई पन्ने आज भी अनछुए हैं। हम बात कर रहे हैं मुगल काल के एक ऐसे किरदार की जो कि किन्नर था, लेकिन उसकी वीरता की गाथाओं से इतिहास पटे पड़े हैं। वो क्यों अलाउद्दीन खिलजी का इतना करीब था और किस तरह से उसने मुगलिया सल्तनत के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिसर्चर, लेखक और ब्यूरोक्रेट युगल जोशी जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी किताब में इस पर काफ़ी प्रकाश डाला है। युगल जी, आपका न्यूज़ नेशन पर स्वागत है। बहुत धन्यवाद। आपने जो पुस्तक का टाइटल दिया है अग्निकाल, क्या वाकई माना जाए कि ये पूरा कालखंड जो खिलजी का है, जिसमें हम मलिक काफूर को देखते हैं, ये अपने आप में एक आग की तपिश लिए हुए है? इतिहास की तपिश हम यहाँ से महसूस कर सकते हैं। जी निस्संदेह। पहले पहल जब इस्लामी फ़ौजों के भारत में हमले शुरू हुए, तकरीबन 1026 के आसपास से, पहले सोमनाथ पर जो हमला होता है, उसके बाद जो गोरी की फ़ौज आती है दिल्ली पर, तब से लेकर जब तक मुग़ल बाबर वाला पीरियड नहीं स्थापित हो गया, उस समय तक ऐसी हलचल थी और सभ्यताओं का ऐसा क्लेश था, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लेवल पे इस तरह की उथल पुथल थी। और ये वैसा काल था कि जब किसी आदमी को अगर वो सेन बना रहना चाहे, ठीक बना रहना चाहे, तो भी वो ठीक नहीं बना रह सकता था। इसीलिए इसका नाम अग्निकाल है। इनफैक्ट कहानी में ये समय ही है जो विलेन है। इसे एक बहुत मशहूर इतिहासकार हैं अब्राहम एराले, उन्होंने भी इस टाइम को एज ऑफ रेथ कहा है। जी। तो हम बात अगर शुरू मलिक काफूर से ही करें, उसके कैरेक्टर से करें, तो किस तरह से मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी की ज़िंदगी में आता है? उसकी खुद की ज़िंदगी बदलती है और खिलजी वंश का समूचा एक तरह से देखा जाए तो प्रभाव क्षेत्र भी बदलता चला जाता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। इतिहास में जब सबसे पहले मलिक काफूर का जिक्र होता है तो जियाउद्दीन बर्नी एक मध्यकालीन बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं, उसी कंटेम्पररी थे अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के। उन्होंने लिखा है कि जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देखा, वो उनकी सुंदरता से अभिभूत हो गया। यहाँ से मलिक काफूर इतिहास के पन्नों पे झलक दिखलाना शुरू करते हैं। लेकिन इनकी ज़िंदगी के जो पहले के पहलू हैं कि ये कैसे अलाउद्दीन खिलजी तक पहुँचे, वो अनछुए हैं। इन पर बहुत ज़्यादा शोध नहीं हुआ है। मेरे उपन्यास में भी यह थोड़ा शोध भी है और थोड़ा कल्पना का संगम भी है। लेकिन बहुत हैरानी वाली बात है कि एक हिंदू लड़का जिसका कैस्ट्रेशन हो जाता है, जो हिजड़ा बना दिया जाता है, बाद में गुलाम बनाकर बेच दिया जा रहा है, वह अलाउद्दीन को इतना प्रभावित कैसे कर लेता है कि अलाउद्दीन 2 या 3 साल के वक्फे के दौरान वो हरम में रहने वाले एक सामान्य हिजड़े से लेकर अलाउद्दीन का सलाहकार बन जाता है। अलाउद्दीन के जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं या जो प्रशासनिक तब्दीलियां अलाउद्दीन ने की, एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि उस पर चाणक्य की अर्थशास्त्र की बड़ी गहरी छाप है। तो मलिक काफूर से बेहतर और कोई चरित्र नहीं था जो उसे इन सब चीज़ों पर समझा सकता था, बता सकता था। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात है कि मंगोल आक्रमण जो उसमें लगातार भारत को प्रताड़ित किए रहता था, यह मलिक काफूर था जिसने पहली बार मंगोलों का आक्रमण रोका। इतना ही नहीं, पहली बार अगर सल्तनत की फौज दक्षिण भारत को जीत पाई, पूरे दक्षिण भारत को, तो उसका भी जो नेतृत्व था वो मलिक काफूर ने ही किया। तो एक हिजड़े की ये बड़ी अनुपम कहानी है कि वो कहाँ से, किस गर्त से किस ऊंचाई तक पहुँचता है। तो आपको लगता है कि जो उसकी एक समझ है, राजनीति की समझ, अर्थव्यवस्था की समझ, व्यवस्था की समझ और जाहिर तौर पर युद्ध कौशल की समझ, क्या यही वो उसका व्यक्तित्व है या उसके अलावा उसकी अपनी एक खूबसूरती है जो कि जाहिर तौर पे हिजड़े के तौर पर बयां की गई है? ये सब कुछ मिलकर खिलजी को प्रभावित करता है और वो खिलजी पर हावी होता चला जाता है, ऐसा कह सकते हैं? देखिए, व्यक्तित्व का जो निर्माण है वो तो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाता है। तो पुस्तक में जो मलिक काफूर है, उसका बचपन का नाम माणिक रखा है। वह एक हिंदू लड़का है जिसका बाल्यकाल पिता की सोहबत में, जो कि एक व्यापारी हैं, उनके साथ गुजरा है। सोमनाथ जैसे कस्बे में वो रहता है जहाँ की निरंतर भगवान महादेव की बड़ी लंबी शैव पूजा की परंपरा है, और वहाँ इनके विदेशी फौजों के हमले भी लगातार होते रहे, और जैन लोगों का ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थान था। और चूंकि यह व्यापार का बड़ा क्षेत्र था, तो व्यापारियों से, चाहे वो देशी व्यापारी हों या विदेशी व्यापारी, इनसे भी उसका साबका पड़ता रहता था। तो यह बालक बड़ा अद्भुत था, इंटेलेक्चुअली हैंडसम था, बहुत प्रतिभाशाली युवक था। तो इन सब का जो उसका कॉन्शियस का निर्माण होता है, जो उसका बचपन का जो पढ़ाई लिखाई है, अध्ययन है, इसने उसको जो एक पूरा मलिक काफूर का चरित्र बनाने में बहुत सहायता की।
आपने सोमनाथ का जिक्र किया, तो हम पुस्तक में देखते हैं कि सोमनाथ की ख्याति कई किरदारों के चर्चा के क्रम में आती है और सोमनाथ का विध्वंस, दोनों ही स्थितियों से गुजरता हुआ एक कालखंड दिखाई देता है। किस तरह से सोमनाथ के इस दौर को आप हम कहें कि उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? सोमनाथ बहुत दिव्य है, बहुत ही दिव्य है। दरअसल महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर जो हमले किए थे, जो आखिरी हमला 1026 ईस्वी में हुआ था, उससे पहले हमले अधिकतर हुए थे धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। लेकिन स्वयं महमूद गजनवी ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि ये बेसिकली लूट के लिए हुए थे। जी सोमनाथ की महत्ता तो इस बात की है कि जितना बड़ा उस मंदिर का दायरा था और उसका प्रभाव क्षेत्र इतना बड़ा था कि गंगा से रोज भगवान महादेव पर चढ़ाने के लिए जल गंगा नदी से आता था इतना दूर से, और हजारों लोगों को उसमें कार्य मिलता था। हजारों तरह के लोग उसमें कार्य करते थे, चाहे पुजारी हों, नाई हों, गणिकाएँ हों, नृत्य करने वाले लोग हों। तो पूरी एक व्यवस्था थी, पूरा एक तंत्र था, और ये बहुत सदियों से था। मैं एक बहुत मज़ेदार बात सोमनाथ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, जो किताब में भी उभर के आई है। बेशक विधर्मियों ने या आक्रांताओं ने सोमनाथ को बहुत बार विध्वंस किया, लेकिन जब एक बार मुस्लिम लोगों ने सोमनाथ के पास में ही मस्जिद बनाने के लिए जगह मांगी, तो सोमनाथ का जो प्रबंधन था, जो उनका व्यवस्था करने वाले लोग थे, उन्होंने एक क्षण की भी देरी नहीं की उनको ज़मीन देने का। तो ये अद्भुत चरित्र है। और जिस तरह से शिव पूरी उस परंपरा को, सोमनाथ और आसपास के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो बहुत दिव्य है। इसमें पुस्तक में ये सब भी दर्शाया गया है कि कैसे जैन परंपरा और ये सनातन परंपरा दोनों का मेल सोमनाथ के माध्यम से होता है। हमने ये भी देखा कि माणिक जो है वो मालिक कफूर बनता है। इस ट्रांजिशन में वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि कोमल हृदय है, चूँकि वो प्रेमी है, लेकिन एक प्रेमी इतना क्रूर बन जाता है, और उसके ट्रांसफॉर्मेशन में हम एक कंप्लीट देखते हैं कि व्यक्तित्व का बदलाव भी है, सोच का बदलाव भी है। इसको कैसे आप रीड करते हैं अगर इस थीन लाइन को देखा जाए तो? जैसा मैंने पहले जिक्र किया था कि समय जो है वो विलन है, वो अग्निकाल है। जी तो ये बहुत कोमल मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ नवयुवक, जब समाज में उस समय बहुत तरह की रूढ़ियाँ थी, जाति प्रथा थी, सब कुछ थी, जब इसे मनमाफिक अपने जो जीवन साथी चुनने का नहीं मिलता है अवसर, तो ये घर से भाग जाता है। ये अल्हड़पन में कोई भी करता है, आज के ज़माने में भी लोग करते हैं। तो जब ये लोग घर से भाग जाते हैं, तो उसमें की परंपरा ऐसी थी, जो स्थानीय ठाकुर या स्थानीय जो रजवाड़े थे, वो इन चीज़ों पर बड़ा बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करते थे, और छोटी जात वालों पर तो खासकर तब बहुत अत्याचार होता था। तो अनफॉर्चुनेटली माणिक के जीवन में ऐसा होता है कि उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ये प्रतिकार करने की कोशिश करते हैं, तो चूंकि यह बात बड़े लोगों को नहीं नागवार गुजरती है, तो इनका कैस्ट्रेशन हो जाता है, हिजड़ा बना के, गुलाम बना के बेच दिया जाता है। तो इतनी संभावनाओं से भरा युवक जब हिजड़ा बनाकर बेच दिया जाए, गुलाम बनाकर बेच दिया जाए, जिसका मोल 3 या 4 टंके, उसमें भारत में दास प्रथा बहुत बड़े पैमाने पे फैल चुकी थी और डिमांड से ज़्यादा सप्लाई थी, तो दासों का कोई मोल ही नहीं था। तो वहाँ से ये आदमी जिस तरह से जीवन की विषम परिस्थितियों से गुजरता है, एक हरम से दूसरे हरम तक जाता है, एक षड्यंत्र से दूसरे षड्यंत्र का सामना करता है, तो अंदर ही अंदर इसे महसूस होता है कि अच्छा बन करके इसका कोई हित नहीं हो रहा है। एम्बिशस है, इंटेलिजेंट है, तो ये अपने रास्ते ढूंढ रहा है। उसमें इसे इसका जो लालन पालन है वो इसे व्यवस्थित रखने में, इसे इसका कॉन्साइंस रखने में मदद कर रहा है, लेकिन समाज और समय इसे उसके लिए इजाज़त नहीं देता। एक और प्रसंग उभर कर सामने आता है जब मलिक कफूर का सामना अमीर खुसरो से होता है। जी, ये दोनों ही व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों के बीच जो प्रसंग उभर कर सामने आते हैं वो काफ़ी आकर्षित करते हैं। उसके रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और उसको जो आपने उल्लेख किया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही रोचक है, बहुत ही रोचक। जब मैं इनफैक्ट लिख भी रहा था इस कहानी को, तो मुझे लगा कि अब अमीर खुसरो तो इतना बड़ा नाम है स्वयं मध्यकालीन इतिहास में, सल्तनत काल में उन्होंने 7 सुल्तानों का राज देखा था, दिल्ली में ही रहते थे, निज़ामुद्दीन औलिया साहब के शिष्य थे। तो नेचुरली जो दरबार या सल्तनत थी उसमें उनका प्रभाव होना लाजमी था, और वो कोशिश भी करते थे कि वो प्रभाव बहुत दरबार में स्थायी रूप से रहे। मलिक काफूर के साथ मैंने उनकी पहली मुलाकात थोड़ा काल्पनिक ढंग से दिखाई है खम्बात में, कि पहली बार इन लोगों का आमना सामना कैसे होता है, और ये दिखाया है मलिक खुसरो की, अमीर खुसरो की कविताओं से, उनकी
कह मुकरियों के माध्यम से। फिर लेकिन जब दरबार में यही जिस आदमी से उनका सामना हो चुका होता है, गुलाम और हिजड़े से, वापस दरबार में पहुंचता है, तो नेचुरली अमीर खुसरो बेशक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो सामान्य मानवीय एक प्रतिद्वंदिता उभर कर आती है, वहाँ पर अब अमीर खुसरो एक दूसरे खेमे में है, ये दूसरे खेमे में है, दोनों अपनी अपनी जगह महत्वाकांक्षी हैं। तो ये महत्वाकांक्षाएं, अच्छे आदमी हैं दोनों, जी कवित्व के साथ साथ महत्वाकांक्षा का टकराव ये बड़ा रोचक है कि आखिर तक ये चलता है। इनफैक्ट अमीर खुसरो मलिक काफूर के आखिरी दिन तक इस कहानी में उनके साथ है। हाँ बिल्कुल, ये एक लंबा दौर मैं देखता हूँ कि जब वो माणिक है तब भी जब उसको लेकर जाया जाता है उस व्यक्ति के पास जो कि इस्लामिक धर्म में सूफी संत कहलाता है, तो पहले वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अंदर का जो एक विद्रोह है वो निकल कर सामने आता है। और जब मलिक काफूर जो है वो हम देखते हैं अमीर खुसरो से होकर गुजरता है, वहाँ भी एक प्रतिद्वंद्विता, तो ये उसके पूरे ही जीवन पर्यंत चलती रही है। ये भी एक थीन लाइन हमको दिखाई देता है। इसमें बात यह है कि माणिक या मलिक काफूर जब देख रहा है कि किस तरह से वहाँ दरबार में षड्यंत्र होते हैं, वन अपमैनशिप के लिए या निहित स्वार्थों के लिए कैसे लोग प्रयत्न करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि जीवन भर गुलाम बने रहना ही उसके जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ से उसके अंदर एक तरह की महत्वाकांक्षा जन्म लेती है। बिल्कुल। तब वह सब सही गलत हर तरह के प्रयत्न करता है कि वह भी सत्ता के शीर्ष तक पहुँचे। और वो कंट्रोल करने में मुझे लगता है कि कामयाब भी दिखता है जब खिलजी से मिलने के लिए उनके परिजनों को जी इजाज़त जो है वो मलिक काफूर से लेने पड़ती है। तो इसका मतलब उसका कंट्रोल खिलजी पर इतना बढ़ गया है उस दौर में, ये भी देखा जा रहा है। करीब करीब 1312 के आसपास जब मलिक काफूर दक्षिण विजय करके लौटता है, और यकीन मानिए मलिक काफूर ने खिलजी के लिए जितनी धन संपदा लूटी दक्षिण से, उस समय तक के इतिहास में वो बिल्कुल अनूठी थी। बिल्कुल। तो मलिक के प्रशासन चलाने में वो सहायता कर रहा है, उसके लिए जीतने में, इलाके जीतने में मदद कर रहा है, उसकी फौजों का कमान उसके पास है, अर्थव्यवस्था वो देख रहा है। तो अलाउद्दीन खिलजी पूरी तरह से मलिक काफूर पर निर्भर हो गया है। मज़ेदार बात यह है, अलाउद्दीन खिलजी का जो अपना चरित्र था, उसका जो गठन बना था, अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बना, और चाचा ने मरने से पहले अलाउद्दीन खिलजी के साथ अपनी बेटी ब्याह दी थी। और अलाउद्दीन खिलजी अपनी पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी से बिल्कुल त्रस्त था, उसकी बीवी उसे बेहद परेशान करके रखती थी हमेशा। ऐसे में जो साले या दूसरे उसके ससुराल के लोग थे वो हमेशा षड्यंत्र करते रहते थे। तो ऐसे में मलिक काफूर के रूप में अलाउद्दीन को नेचुरली एक सहारा मिला। दूसरे, उन दिनों होता ही था कि बाप या बेटा एक दूसरे का कत्ल करने में गुरेज करते नहीं थे। तो धीरे धीरे मलिक काफूर अलाउद्दीन का विश्वस्त बनता गया, लेकिन दूसरी तरफ बाकी जो लोग दरबार के लोग थे वो उन दोनों के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। इसका फायदा उठाकर और अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी जो गुण हैं, उनसे मलिक ने पूरी तरह से अलाउद्दीन को अपने कब्जे में कर लिया। यहाँ तक कि परिजनों को, पत्नी को, बेटे को तक उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। धीरे धीरे होता यह है कि दोनों ही पक्ष अलाउद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करने लगते हैं, जिसमें मलिक काफूर भारी पड़ता है, और अंततः अलाउद्दीन का अंत जो था वो दर्दनाक था। बिल्कुल, वो तो एक अलग ही चैप्टर है जिसमें हम लोग आएंगे। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन जो दिखता है, जिस पर एक हिस्सा हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, माणिक से मलिक काफूर बनने का, लेकिन एक हिंदू से इस्लाम की तरफ जाने का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस पर आप, अगर आपने काफ़ी रिसर्च किया है और उस पर टिप्पणी करना चाहें कुछ कम शब्दों में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब ये तुर्की फौजों का भारत में हमला होता है उस समय, तो यह लोग बहुत छोटी माइनॉरिटी में थे, बहुत छोटी सेनाएं लेके आए थे, कुछ हजार, उसमें तुर्की थे, अफ़गान थे, कुछ अरब थे, ये लोग थे। तो ऐसे लोगों के लिए शासन करने का एक ही मायना था कि वो जिन पर शासन कर रहे हैं उन्हें पूरी तरह दबा कर रखें। तो ये जो एक तरह का कहेंगे उसको कि वैमनस्य था, हिंदू जो मेजॉरिटी आबादी थी उसके लिए ये बड़ा साफ था उस समय, और बहुत तरह का पक्षपात होता था। आप उन पर उल्टे सीधे कर लगाते थे, आप उनके व्यवसाय बंद कर रहे थे, आप उनको अच्छे पद नहीं दे रहे थे, आप उनकी जमींदारियां छीन ले रहे थे। ऐसे में माणिक, जो कि सनातनी संस्कृति में रचा बसा है, वो देख रहा है कि यह गलत हो रहा है, और इस गलत होने पर भी वह उसका प्रतिकार नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ उसका हिंदू बने रहना, हिजड़ा होने और गुलाम होने के बाद, इस बात पे बाधक है कि उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं हो पाएगी।
तो जब वो पहले एक अरब व्यापारी को बेचा जाता है तो अरब व्यापारी उसे पहला प्रलोभन यही देता है कि भाई आप मुसलमान हो जाइए तो आपको सारे के सारे फायदे मिलेंगे। लेकिन यह तैयार नहीं है मानसिक रूप से। धीरे धीरे परिस्थिति, महत्वाकांक्षा, आपसी अंतर्द्वंद कैसे उसको उस तरफ को खींचता है कि अंततः वो सोचता है कि नहीं, इस सब का बहुत महत्व नहीं है अगर मुझे जीवन में मेरी महत्वाकांक्षा की पूर्ति नहीं होती है। वो महत्वाकांक्षा को ज़्यादा प्रश्रय देता है बनिस्पत की इन तमाम अंतर्द्वंद्वों को। एक चीज़ और हम देखते हैं कि उस दौर में हम गुलामों पर चूँकि चर्चा करते रहे हैं कि उनकी क्या हालत थी, लेकिन महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी दयनीय थी। महिलाओं की दुर्दशा का वर्णन भी आप अपनी पुस्तक में करते हैं। तो उसके कारण क्या कहे जा सकते हैं? क्योंकि मुगल काल के पहले देखें तो भारत में महिलाओं की स्थिति और मुगल काल के दौरान उसमें काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं, उसको भी आपने ड्रॉ करने की कोशिश की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं की स्थिति खासकर जब गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन का काल समाप्त होता है, उसके बाद शनय शनय भारत में महिलाओं की स्थिति खराब होती गई। जब ये दूसरी सभ्यता का भारत पर आक्रमण होता है तो उसके बाद यह स्थिति और बदल गई। क्यों? क्योंकि एक तो ये था कि पहले की तरह की स्वतंत्रता नहीं रही थी महिलाओं को। दूसरा ये था कि मुस्लिम लोगों को हिंदू लोग इस तरह से देखते थे कि भाई अब हमारी महिलाओं का सबसे बड़ा दुश्मन यही वर्ग है, चाहे उसके जो भी रीजन रहे हों, सत्ता उनके पास थी। मुस्लिमों ने भी, चूँकि जब वो लोग यहाँ आए थे तो ज़्यादातर जो उनके विवाह संबंध थे वो ज़बरदस्ती हिंदू औरतों से शादी करके होते थे, तो वो अपनी महिलाओं को हरम में ही बंद रखना बेहतर समझते थे। तो महिलाओं को न तो अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का अधिकार था, न व्यवसाय का अधिकार था, न किसी किस्म की स्वतंत्रता थी। जब आप उनको हरम में बंद कर देंगे और सिर्फ इस बात के लिए उनकी सबसे बड़ी बात यह हो जाएगी कब उन्हें सुल्तान के दर्शन हों या जिनके हरम में वो रहने लगें वही उनके जीवन का सबसे बड़ा ध्येय हो जाए, तो इससे बड़ा महिलाओं की स्थिति में और क्या पतन हो सकता है। दूसरे, उस समय ये हरम की परंपरा इतनी रही थी कि आप यकीन मानेंगे, बड़े से बड़ा जो सरदार होता था, जिन्हें अमीर होता था मुसलमानों में, उनके यहाँ 1000 1500 लोग महिलाएं हरम में रहना तो बहुत बड़ी आसान सी बात होती थी। कई बार पैमाना ही ये होता था संपन्नता का कि भाई आपकी हरम में कितनी महिलाएं। ये तो मतलब आखिरी मुगल सल्तनत तक चलता रहा, दिल्ली में ही जहाँ हम लोग इस वक्त बैठे हैं। एक और सवाल उठता है कि किन्नरों की स्थिति पर आपने प्रकाश डाला है और आज भी हम देखें तो उनको लेकर तमाम देशों में अलग अलग राय है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर और सामान्य जीवन में उनके एक्सेप्टेंस को लेकर जो सवाल हैं वो अभी भी बने हुए हैं। हालांकि जॉब में उनको अलग एक जेंडर के तौर पे हम अपने फॉर्म्स में ज़रूर जगह दे रहे हैं, लेकिन उस कालखंड में अगर किन्नरों की बात करें जिसका सबसे बड़ा चेहरा खुद मलिक कफूर है, तो उस पर क्या कहेंगे? किन्नरों की वर्तमान स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। करीब भारत में जो पिछली जनगणना थी उसके हिसाब से 5 लाख के आसपास किन्नरों की आबादी थी। तो आप जानते ही हैं कि सामाजिक स्तर पर भी उनके साथ किस तरह उपेक्षा होती है, भेदभाव होता है। राजनीतिक तौर पर भी वो बहुत अधिक मजबूत नहीं है। ये जो हमारी वर्तमान सरकार है इसने ज़रूर कुछ प्रयत्न किए हैं, कानून भी लाने की कोशिश की है, लेकिन उस समय 2 चीज़ें थीं। जो हमारा सनातनी समाज था उसमें जो किन्नर लोग थे वो घरानों में रहते थे, अभी भी घरानों में रहते हैं, उनके अपने घराने होते हैं, हर घराने की अपनी परंपराएं होती हैं, उनके देवी देवता मान्यताएं अलग होती हैं। अब जो ये हिजड़ा शब्द है, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में इसको किन्नर कहते हैं, पावैया कहते हैं या शिखंडी कहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग नाम हैं। लेकिन जो अरबी से ये हिजड़ा शब्द आया है, हिजर का मतलब होता है जिसने अपना घर बार त्याग दिया है। तो मलिक काफूर के सामने एक चैलेंज उसका जो पहला मालिक है वो ये रखता है, तुम सामाजिक अर्थों में हिजड़ा बनना चाहते हो कि हिजड़ों के घराने में शामिल होना चाहते हो या वाकई हिजर करना चाहते हो कि एक नया रास्ता अपने लिए चुनना चाहते हो। बहरहाल मलिक काफूर वो दूसरा रास्ता चुनता है जो कठिन रास्ता है। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि सल्तनत काल में चाहे लाख बुराइयां हों, उस समय अगर किसी व्यक्ति में बहुत योग्यता है तो उसके ऊपर बढ़ने के चांस रहते थे। आप देखिए ना, बलबन था, गुलाम था, वो सुल्तान बना। इसी तरह से पूरा सुल्तान वंश है, चाहे इल्तुतमिश हो या और लोग हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, ये सारे लोग गुलाम थे। गुलाम होकर के भी यह लोग सुल्तान बने। मलिक काफूर गुलाम होने के साथ साथ हिजड़ा भी था, लेकिन हिजड़ों को उस समय भी भारत में ही नहीं, चीन आदि में भी हरम की जिम्मेदारी रखी जाती थी, वो लोग ज़्यादा विश्वसनीय समझे जाते थे। स्थिति दयनीय थी, लेकिन ऐसी नहीं थी कि अगर कोई आदमी योग्य है तो वह ऊपर तक नहीं जा सकता। ये बात आज भी लागू होती है। बिल्कुल। एक जो रहस्यमय जीवन है मलिक काफूर का,
उसको आपने अनफोल्ड करने की कोशिश की कि उसके बचपन का कालखंड क्या था और कैसे वो हरम तक आता है। लेकिन हम अलाउद्दीन खिलजी के भी अंतिम कालखंड की चर्चा करते हैं तो वो भी कम रहस्यमय नहीं है, उस पर भी कम प्रकाश डाला गया है, उससे भी कम पर्दा उठा है। तो आपके माध्यम से मैं उस पर भी कुछ चाहूँगा कि कुछ प्रकाश पड़े, कुछ पर्दा उठे। नहीं, ये बहुत रोचक है और मुझे लगता है इतिहासकारों को इस पर और शोध करना चाहिए। होता यह है कि मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के लिए पूरा दक्षिण भारत जीत रहा है, उसकी फौज का कमांडर है, लेकिन उसके बाद भी उसे पता है कि जो राजगद्दी मिलनी है उसके बाद वो अलाउद्दीन के एक नालायक बेटे को मिलनी है। यही नहीं, अलाउद्दीन की अपनी पत्नी, उसका साला, वो लोग भी सत्ता पाने के लिए षड्यंत्र करते हैं। ऐसे में जाहिर है मलिक काफूर की अपेक्षा ये रहती है, वो न सिर्फ राजदार है अलाउद्दीन खिलजी का, बल्कि बहुत उनके शारीरिक संबंध भी हैं। ऐसे में जाहिर है वो ये चाहता है कि अलाउद्दीन खिलजी क्यों नहीं उसे ज़्यादा पावर देता है, पॉलिटिकल पावर। लेकिन उसके उलट अलाउद्दीन करता ये है कि पारिवारिक दबाव में आके उसे देवगिरी का सूबेदार बना के भेज देता है। तो तब उसे लगता है कि उसे भी एक एफर्ट करना चाहिए दिल्ली का सुल्तान बनने के लिए। यहाँ से इंटरेस्टिंग लड़ाई शुरू हो जाती है कि कौन अलाउद्दीन पे ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है, उसके अपने परिवार वाले या मलिक काफूर। मलिक काफूर इसमें देवगिरी के एक राजा की बेटी जो अलाउद्दीन से ब्याही थी उसकी मदद लेता है, क्योंकि अल्टीमेटली उन दिनों होता ये था कि जो राजा बनेगा उसी के परिजन पावर में रहेंगे, बाकी सारे लोग मारे जाएंगे। बिल्कुल। तो जाहिर है देवगिरी के जो राजा हैं उनकी बेटी झटकेपल्ली नाम है उनका, वो रानी है अलाउद्दीन की, वो तैयार हो जाती हैं। तो ये दो पावर ग्रुप अलाउद्दीन के दरबार में काम करते हैं और इस पे मलिक काफूर भारी पड़ता है अपनी योग्यता से, उसके पास ताकत है, फौज है। तो वो अलाउद्दीन का बाकी सब लोगों से संपर्क पूरी तरह काट देता है और अलाउद्दीन को इतना जहर भर देता है उसके मन में अपने परिजनों के विरुद्ध कि वो उन सब लोगों को या मार देता है या बंद कर देता है कैद। अब इसकी चूंकि महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये रुक नहीं सकता कि किस तरह अलाउद्दीन का जल्दी अंत आए। वो इसका इंटरेस्टिंग फेज है कि ये दोनों लोग कैसे षड्यंत्र करते हैं कि अलाउद्दीन की जल्दी मौत हो और ये लोग सुल्तान बने। अल्टीमेटली मलिक काफूर को भी नहीं मिलता जो वह चाहता है, यही इसका अंत है, डेस्टिनी यही है। जी। अब आखिरी सवाल दर्शकों के लिए मैं पूछना चाहूँगा कि चूँकि काफ़ी विवरण है ऐतिहासिक, बावजूद इसके फिक्सन का भी एक इनपुट इसमें दिखाई देता है, तो इसे जब पाठक पढ़ें तो किस लिहाज से पढ़ें? एक उपन्यास के लिहाज से, एक इतिहास के परिप्रेक्ष्य में इसे पढ़ा जाए, या दोनों का सम्मिश्रित इसे एक पुस्तक माना जाए? मैं तो कहूँगा तीनों तरीके से। ये रहस्य गाथा भी है जी। क्योंकि यह ऐसा चरित्र है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसमें रोमांच बहुत है क्योंकि वो समय ऐसा था कि बिल्कुल आपको स्थिर नहीं रहने देगा, आपको हर कदम पे द्वंद्व है, हर कदम पर संघर्ष है। तीसरा, इसमें इतिहास में जो भी इतिहास से संबंधित जानकारी है वो बहुत शोध करने के बाद डाली गई हैं। तो मेरे हिसाब से अगर मैं हिस्टोरिकल फिक्शन की बात करूं तो ये पूरा पैकेज है जिसमें आपको कहानी का आनंद मिलेगा, कथानक बहुत तेज है, रहस्य है, रोमांच है, और जो सारे षड्यंत्र हो सकते हैं, जो मसाले आप कहते हैं, वो सारे इसमें मौजूद हैं, लेकिन तथ्यों पर आधारित हैं। अस्थितंत्र इतिहास पर आधारित है, उसमें जो मांस है, रक्त है, वो कल्पना का मिलाया गया है। तो जाहिर तौर पर यही सारी चीज़ें हैं जो एक किताब को रोचक बनाती हैं। लेखक को दरअसल इन्हीं चीज़ों को एक साथ लेकर आना होता है ताकि पाठक जो हैं, जब इस तरह की किताब को जो इतिहास से निकलकर वर्तमान को जोड़ती है, जो अपने रिसर्च बेस्ड हम कहें कि जो कैरेक्टर्स हैं उनके साथ जो है कुछ काल्पनिक घटनाओं को जोड़ती है और उसे इतना रोचक बनाती चली जाती है कि आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आखिर पन्ने तक पहुंच जाते हैं और इस बीच आपके अंदर जो जानकारियां घुल मिल जाती हैं वो दरअसल एक समूचे कालखंड को समाहित करने बराबर होता है। तो अग्निकाल कुछ ऐसा ही है जिसे आप पढ़कर मलिक काफूर के जीवन का रहस्य जानेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के जीवन का रहस्य जानेंगे और उस कालखंड से बखूबी रूबरू हो पाएंगे जो अब तक अनछुए रहे हैं। फिलहाल मुझे और हमारे साथ यहाँ युगल जोशी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, इन्हें दीजिए इजाज़त।